वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा और इसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, इसका कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा इसकी वर्किंग और इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। विभव मापी के एप्लीकेशंस, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, साथ ही दो सेलों के विद्युत वाहक बलों यानी ईएमएफ की कंपैरिजन करना, E1/E2 का रेशियो निकालना, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी बैटरी का या सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू, और इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर या विभव मापी, इट इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग EMF E ऑफ एनी सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी विभव मापी की सहायता से किसी सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध माप सकते हैं सेल का, और किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच या दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। तो वो सर्किट में भी हम किन्हीं दो पॉइंट्स के मध्य विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर या विभव मापी की मदद से। ये सारे काम किए जा सकते हैं। और चूंकि ये नल विक्षेप यानी शून्य विक्षेप मेथड पर आधारित है पोटेंशियोमीटर, तो जब भी हम इससे मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी से, तो हमारे विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इस तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड या अधिकतम सुग्राही विधि या मेथड है। कंस्ट्रक्शन या संरचना पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, इसमें हम एक रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, रेजिस्टेंस वायर या प्रतिरोध तार, जो कि 1 मीटर लंबी स्केल, ये हमारी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल है। इस पे वायर्स लगाए जाते हैं, नॉर्मली 2 या अधिक वायर लगाए जाते हैं। तो यहाँ 4 वायर्स का पोटेंशियोमीटर दिखाई दे रहा है। ये हमारे 4 वायर्स सभी 1-1 मीटर के, 4 मीटर का लंबा हमारा रेजिस्टेंस वायर लेना पड़ेगा, और थोड़ी सी लंबाई ज्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं, उनके बीच भी वायर कंज्यूम होगा। तो हमारा जो वायर का ये पॉइंट है, ये कॉपर स्ट्रिप्स के कारण इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच हमारा वायर वो काम नहीं करेगा, और फिर सीधे सीधे यहाँ से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इससे उत्पन्न होगा। फिर यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इधर भी। तो इस तरह से हमारा वायर, इसकी जो इफेक्टिव लेंथ आएगी वो 4 मीटर है। इसी तरह से हम और लंबा वायर ले सकते हैं, लगभग 10 वायर के भी पोटेंशियोमीटर होते हैं, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस वायर लगभग 10 मीटर का होता है। ये ए और सी पॉइंट्स के बीच में हमारा रेजिस्टेंस वायर या प्रतिरोध तार होता है। प्रतिरोध तार के बारे में हमने बताया था, ये मिक्स मेटल के होते हैं, जिनका प्रतिरोध कंडक्टर की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, यानी चालक तारों की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। तो ये मिक्स्ड मेटल कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज के बनाए जाते हैं। और जो दूसरे वायर यहाँ यूज हो रहे हैं वो कनेक्टिंग वायर हैं, वो कॉपर के होते हैं, जिनका प्रतिरोध लगभग 0 होता है, यानी बहुत नगण्य होता है प्रतिरोध कॉपर वायर्स का। तो कॉपर वायर्स के थ्रू यहाँ पर ये जो हमारे वायर हैं रेजिस्टेंस वायर, इनके सिरे से हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, जो नॉर्मली लेड एक्यूमुलेटर यानी सीसा संचायक सेल होती है। तो ये बैटरी सीसा संचायक सेल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6 वोल्ट या 12 वोल्ट या 9 वोल्ट की कोई बैटरी हम ले लेंगे, और इसको की से कनेक्ट करने के बाद हम रियोस्टेट यानी करंट कंट्रोलर या धारा नियंत्रक से कनेक्ट कर देंगे, और इसकी मदद से, धारा नियंत्रक की मदद से हम सर्किट में अपनी रेजिस्टेंस वायर में करंट को कंट्रोल करते हैं। और चूंकि बहुत हाई करंट फ्लो होती है, इसलिए हम की को तभी लगाते हैं जब एक्सपेरिमेंट करना हो, और एक्सपेरिमेंट जैसे ही खत्म होगा हम की को तुरंत निकाल देंगे। और इसके जो पॉइंट ए है, पहला सिरा, इससे हम बैटरी का अपना प्लस भी जोड़ते हैं, और इसके साथ जिस सेल का प्रायोगिक सेल जिसका ईएमएफ मेजर करना है उसको भी, जो उसके प्लस को जोड़ते हैं, और फिर गैल्वेनोमीटर की नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जॉकी से आके जुड़ जाता है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर या विभव मापी होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखते हैं। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन ऑन और मैग्नीन स्ट्रेस्ड ऑन वुडन बोर्ड। यानी विभव मापी में कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का एक लंबा तार एसी
होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एक समान होता है, यानी एक समान क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का हम यहां लेते हैं, जो कि लंबा होता है ये तार एसी, और ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, जिसका प्रतिरोध हमारा कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। इसका मतलब ये हमारे जो कनेक्टिंग वायर हैं, कॉपर वायर, इनसे बहुत ज्यादा प्रतिरोध रखता है, तो ऐसे रेजिस्टेंस वायर हम लेंगे। समटाइम्स देयर आर 2 or more wires on 1 meter long fixed parallel to each other in series. Potentiometer of 4 wires is shown in figure or shown in here. यानी साधारणतया यह 2 या अधिक तारों का 1 मीटर लंबे तारों का समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर संयोजन होता है, असल में ये श्रेणी क्रम ही होता है। तो चारों तारों की पूरी लंबाई जो है हमारा 4 मीटर का ये विभवमापी शो हुआ है। असल में हम फिर 1 मीटर एक ही वायर लेते हैं, जो कि इसको बनाने के लिए हम 4 मीटर चाहिए हमें, तो 4 मीटर से ज्यादा लेंगे ताकि वायर के पूरा वायर इसमें आ जाए। 4 मीटर एक मीटर यहाँ कंज्यूम हो गए, और बाकी ये जो डिस्टेंस बनाने के लिए हमने यूज किया हुआ है ये लगभग 5 सेंटीमीटर या इससे भी कम 1 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहे तो 1 सेंटीमीटर हम एडिशनल वायर यहाँ और 3 जगह लेके चलते हैं। और साथ ही साथ इन पॉइंट्स पर भी हम इनको बांधने के लिए भी या बाउंड करने के लिए हम कनेक्शन करने के लिए एडिशनल वायर लेके चलेंगे। तो ये जो पूरी लेंथ होगी हमारी 4 मीटर से जरा सी अधिक होगी, 10 सेंटीमीटर तक हम अधिक ले लें, और फिर इसमें पूरा हम वायरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रेजिस्टेंस वायर होता है, एक ही वायर होता है जिसमें हम जितना लेना होता है 4 मीटर, तो 4 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तब हमारी वायरिंग पूरी कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये 4 तारों का हमारा विभवमापी है, जिसमें 4 मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा, तार का प्रतिरोध वो 4 मीटर का ही आएगा। तो इस तरह से 10 वायर्स का भी पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं। ये हमारी जितने वायर्स ज्यादा रहेंगे रेजिस्टेंस वायर की लेंथ, उतना ही हमारा ये पोटेंशियोमीटर उतना ही अच्छा या सुग्राही माना जाएगा। Ends of potentiometer wire AC are connected to battery. These are ends AC are connected to battery or lead accumulator B with key and rheostat in series. With key and rheostat in series, then this is whole arrangement is connected to AC resistance wire. यानी विभवमापी तार AC, इसको हम अब रेजिस्टेंस वायर की बजाय हम विभवमापी तार कहेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर। तो विभवमापी तार के सिरे AC के सिरे बैटरी, सीसा संचायक सेल के साथ कुंजी तथा धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और फिर E, यहां 2 बैटरी यूज की गई हैं, एक जो हम लेड एक्यूमुलेटर यूज करते हैं और दूसरा एक प्रायोगिक सेल हमारे पास है जिसका हम EMF या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये बैटरी हमारी अधिक वोल्ट की होगी, लगभग 6 वोल्ट या इससे भी ज्यादा, और प्रायोगिक सेल अगर ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है लेड एक्यूमुलेटर, तो हमारा प्रायोगिक सेल 12 वोल्ट से नीचे का ही होना चाहिए, तभी इसका हम EMF मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से E is EMF of cell which is to be determined or measured. Positive terminal of E is connected by A, common point A, which is a positive point, and negative terminal is connected to sliding jockey with galvanometer in series. यानी E सेल का EMF है जिसे ज्ञात करना है हमें सेल का EMF। E का धनात्मक सिरा A से जुड़ा होता है और ऋणात्मक सिरा गैल्वेनोमीटर से होकर स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा होता है। तो E का एक सिरा हम इसी प्रायोगिक सेल का हम EMF मेजर करना चाहते हैं, तो इसका एक सिरा हम A से जोड़ देंगे, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस वायर है इससे जोड़ देंगे, और दूसरा सिरा गैल्वेनोमीटर से होते हुए हम जॉकी से जोड़ देते हैं, जो कि स्लाइड करती है हमारे वायर्स के ऊपर। 4 वायर हैं, इन चारों वायर्स के ऊपर जॉकी स्लाइड करती है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसकी वर्किंग कार्यविधि, वर्किंग लेट लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज लेट लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर ACBL। तो हमारे जो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ है उसको हमने L मान रखा है और रेजिस्टेंस को कैपिटल R रखा है। तो इस तरह से हमारा
जो रेजिस्टेंस वायर है एसी, इसकी लेंथ कैपिटल एल और इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। बी इज ईएमएफ ऑफ बैटरी और लेड एक्यूमुलेटर एंड आरबी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। आरबी स्मॉल आरबी इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बी सिग्निफाइज द बैटरी। देन करंट इन वायर एसी, माना प्रतिरोध तार एसी की कुल लंबाई एल है और कुल प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो बैटरी का ईएमएफ कैपिटल बी है और आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस आरबी है। तब तार एसी में प्रवाहित धारा बी इक्वल टू आई, हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रेजिस्टेंस वायर यानी प्रतिरोध तार का, कुल प्रतिरोध कैपिटल आर है तो कैपिटल आर इंटू आई, और फिर इसको हम बैटरी का रेजिस्टेंस भी जोड़ना पड़ेगा हमें, तो कैपिटल आर प्लस आर बी इंटू आई। ये इसका कुल ईएमएफ आ गया इस तरह से, आई इक्वल टू बी अपान आर प्लस आर बी। ये हमारा सर्किट में करंट आ गई। करंट से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू बी अपान आर प्लस आर बी। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वायर्स ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इज रेजिस्टेंस एसी, रेजिस्टेंस वायर एसी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। अतः विभव मापी के तार एसी के सिरों पर विभवांतर वीबी, इसको हम वीबी सिंबल से लिखेंगे, वीबी इक्वल टू, ये बैटरी का है तो इसका मतलब हम वीबी से लेंगे, वीबी इक्वल टू आर आई, वीबी इक्वल टू आर आई इक्वल टू आर, और आई की वैल्यू रखेंगे बी अपान आर प्लस आर बी। ये हमारा पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के प्रतिरोध तार एसी के सिरों का विभवांतर मिल गया, वीबी इक्वल टू आर इंटू बी अपान आर प्लस आर बी। और फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर वीबी अपान कैपिटल एल, वेयर एल इज टोटल लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर और पोटेंशियोमीटर वायर। यानी विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न, विभव मापी की तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान ही विभव प्रवणता कहलाता है। और ये वीबी अपान एल से हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। वीबी यहाँ पर हमारा है तो वीबी की वैल्यू रख देंगे, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता आ गया हमारा। एकांक लंबाई पर तार पर कितना विभवांतर है, यह विभव प्रवणता कहलाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ पर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट पर सेंटीमीटर विभव प्रवणता कहलाएगा। तो विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू वीबी अपान एल, आर अपान एल इंटू बी अपान आर प्लस आर बी। ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाई के, विभव प्रवणता के से प्रदर्शित करते हैं, के इक्वल टू आर अपान एल बी अपान आर प्लस आर बी। ये हमारा विभव प्रवणता हो गया। और फिर हम इन टर्म्स ऑफ के इक्वल टू वीबी अपान एल या आर अपान एल इंटू वी अपान आर प्लस आर बी। और हम फिर वीबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वीबी इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी इज के, देन वीबी इक्वल टू के एल, वीबी इक्वल टू के एल। ये सिंपल सा रिलेशन मिल गया। ये इसका मतलब क्या है, हमने एकांक लंबाई पर विभवांतर निकाल लिया, तो कुल लंबाई पर विभवांतर वीबी या ये वीबी पोटेंशियल से ही लिखा जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तार की कुल लंबाई पर प्रतिरोध विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉलर वैल्यू ऑफ के मोर इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा विभव मापी की सुग्रहिता उतना ही अधिक होगी। तो विभव प्रवणता का मान कम कैसे होगा, हम वायर की लेंथ बढ़ा दें तो जो वीबी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, तो वायर की लेंथ बढ़ाने से के का मान घटेगा। तो वीबी अपान के इक्वल टू हम जानते हैं वीबी अपान एल का मान बढ़ाने से के का मान घटेगा। तो इस तरह से जितना ज्यादा वायर की लेंथ होगी हमारे रेजिस्टेंस वायर की उतना ही कम के होगा और उतनी ही ज्यादा हमारे पोटेंशियोमीटर या विभव मापी की सुग्रहिता होगी। नेक्स्ट ये हमारे टॉपिक में आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, यानी किसी दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करना। कैसे करेंगे, नाउ इन कंडीशन ऑफ नल पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू
ईएमएफ ऑफ सेल ई, यानी हम शून्य विक्षेप की स्थिति में देखेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ के बराबर ही हो जाता है। शून्य विक्षेप की स्थिति में कोई धारा नहीं ली जाती, इसलिए V और E दोनों बराबर हो जाते हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, अतः V इक्वल टू KL या E इक्वल टू KL। तो यहां पर इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। पहले हम बैटरी की लगाएंगे और फिर की लगाने के बाद हम अपने जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करेंगे, किसी भी वायर पर, रेजिस्टेंस वायर पर, जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। गैल्वेनोमीटर में जब तक करंट फ्लो करेगी डिफ्लेक्शन आता रहेगा। जैसे ही करंट फ्लो होनी बंद होगी जॉकी की सही पोजीशन पर, उसमें शून्य विक्षेप आ जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर में नो करंट। गैल्वेनोमीटर में जब नो करंट तो हमारी बैटरी से कोई करंट नहीं ली जा रही है। अब हम जो भी वैल्यू आ रही है E इक्वल टू KL, ये क्या कह रहा है, ये सेल का ईएमएफ दे रहा है, क्योंकि हमने सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि हम नल विक्षेप के लिए यानी शून्य विक्षेप के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बैटरी से कोई करंट नहीं लेंगे। इस सेल से हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं, फिर भी हमारा ईएमएफ मेजर हो जा रहा है E इक्वल टू KL। L जहां संतुलन की लंबाई है, L संतुलन की लंबाई है, इस वायर पे आ रही है, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे 1 मीटर यहाँ हो गया, 1 मीटर इधर हो गया, 2 मीटर हो गया, और फिर यहां से ये डिस्टेंस हम पटरी पर पढ़ेंगे और उसको मान लेते हैं 70 सेंटीमीटर आई, तो इसको हम जोड़ देंगे, 270 सेंटीमीटर हमारी वायर की कुल लंबाई L आ गई। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है E इक्वल टू KL। तो E निकालने के लिए हमें K भी चाहिए, तो K की वैल्यू कहां से आती है? टू कैलकुलेट K वी यूज स्टैंडर्ड सेल, यानी नॉन ईएमएफ का सेल, नॉन ईएमएफ का सेल हम यूज करेंगे। दिस इज वेस्टर्न कैडमियम सेल, वेस्टर्न CD सेल, हुज ईएमएफ इज 1.0184 वोल्ट, 1.0184 वोल्ट होता है इसका ईएमएफ। यानी विभव प्रवणता K का मान निकालने के लिए हम प्रामाणिक सेल वेस्टर्न कैडमियम सेल जिसका ईएमएफ 1.0184 वोल्ट होता है, उसको हम प्रयोग में लाते हैं। उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे? यहां से हम ये सेल, प्रायोगिक सेल हटा के हम कैडमियम सेल लगाएंगे। कैडमियम सेल लगा के शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे और फिर शून्य विक्षेप की स्थिति में हम क्या करेंगे? नल विक्षेप की स्थिति में ये लेंथ नोट करेंगे। मान लेते हैं ये लेंथ L डैश आ गई हमारी। तो इस तरह से हम ऑन प्लेसिंग स्टैंडर्ड सेल इन प्लेस ऑफ, ऑन प्लेसिंग स्टैंडर्ड कैडमियम सेल इन प्लेस ऑफ E, E के स्थान पर हम हमारा अपना कैडमियम सेल लगा देंगे। यहाँ कैडमियम सेल लगा दिया हमने E की जगह, और फिर फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस वायर फॉर नो डिफ्लेक्शन, लेंथ फॉर नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, तो जॉकी पर की क्या पोजीशन होगी, पूरे वायर की लेंथ क्या होगी, वो L डैश कह रहे हैं। सेल के स्थान पर हम प्रमाणिक सेल CD कैडमियम सेल का प्रयोग करके प्रतिरोध तार AC पर विक्षेप, शून्य विक्षेप की स्थिति L डैश ज्ञात कर लेते हैं। L डैश पूरी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे, जहां जॉकी 0 रीडिंग शो करेगा। हमारा जॉकी पर जहां पर रखने पर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करे, नल विक्षेप की स्थिति, वहां से हम पूरी लेंथ मेजर कर लेंगे। इसको L डैश कह रहे हैं कि L डैश इक्वल टू 1.0184, ये इस स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है। तो K की वैल्यू हम, L डैश हमें मालूम है, तो L डैश की वैल्यू रख के K की वैल्यू निकाल लेंगे। वोल्ट पर सेंटीमीटर हमारा कैडमियम सेल का की सहायता से विभव प्रवणता इस तार में इकाई लंबाई पर कितना प्रतिरोध, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर है। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यूज करने पर इस K की वैल्यू ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी कैलकुलेटेड, अतः K का मान समीकरण 2 में रखने पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। तो K की जो वैल्यू आई यहां से उसको रखेंगे, L पहले से मालूम है, तो E की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस तरह से सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ऑफ सेल इज कैलकुलेटेड। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का पहला प्रयोग हो गया या पहला यूज हो गया, जिसमें वो किसी सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ ज्ञात किया जाता है। फिर और भी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के अनुप्रयोग। दूसरा, यानी ये पहला अनुप्रयोग हम लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दूसरा अनुप्रयोग है। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल, यानी 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, या ईएमएफ का कंपैरिजन। E1 अपान E2 का रेशियो ज्ञात करना है हमें।
तो इसके लिए हम दो सेल लेंगे जिनके EMF E1 और E2 हैं। लेट E1 एंड E2 बी EMF ऑफ टू सेल फॉर विच वी हैव टू डू कंपैरिजन एंड मेक सर्किट अकॉर्डिंग टू द फिगर। माना E1 और E2 दो सेलों के विद्युत वाहक बल हैं जिनकी तुलना करनी है और चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। तो ये परिपथ है हमारा। अब इस परिपथ में पुराने परिपथ से जरा सा डिफरेंस है। हम पहले एक सेल कनेक्ट किए थे प्रायोगिक सेल, अब हम दो प्रायोगिक सेल कनेक्ट करेंगे जिनका हमें EMF की कंपैरिजन करनी है। तो ये हमारा E1 हो गया और E2 दोनों समांतर क्रम में हैं और ये किसी टू वे की से जुड़े हुए हैं। टू वे की अगर 2 से कनेक्ट हो गई तो ये E1 सेल हमारा सर्किट में आ जाएगा। अगर टू वे की हमारा 2 और 1 के बीच में कनेक्ट हो गई तो E2 सर्किट में आ जाएगा। इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमारा सेम सर्किट वही बना हुआ है। देन पॉइंट 1 इज कनेक्टेड टू 2 एंड वी फाइंड लेंथ AJ व्हिच इज L1 फॉर वायर फॉर नो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। यानी बिंदु 1 को 2 से जोड़ने पर एक को 2 से जोड़ने पर सेल E1 परिपथ में आ जाता है। सेल E1 परिपथ में आ जाएगा, E2 का परिपथ से संपर्क टूट जाएगा। तो E1 का हम अब EMF कैलकुलेट करेंगे और तार की लंबाई AJ इक्वल टू L1 ज्ञात कर लेते हैं, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप शो करता है या दिखता है। तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो लेंथ हम वायर की यहां से मेजर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं वो लेंथ हमने L1 मेजर की है। तो E1 इक्वल टू KL1 फार्मूले से हमें मिल गया E1 इक्वल टू KL1। और फिर अब हम यही काम दूसरे सेल के लिए करेंगे। यहां 2 से जो कनेक्शन है इस 2 वे स्विच को 3 पर लाएंगे, 2 डिस्कनेक्टेड हो गया। नाउ पॉइंट 1 इज कनेक्टेड टू पॉइंट 3 एंड सेल E2 इज इन सर्किट इफ AJ इज L2 द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर फॉर विच गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। यानी अब बिंदु 1 को 3 से जोड़ते हैं और सेल E2 परिपथ में आ जाता है, E1 का परिपथ से संपर्क टूट जाता है। यदि प्रतिरोध तार पर लंबाई L2 प्राप्त होती है, जिसके लिए शून्य विक्षेप की स्थिति गैल्वेनोमीटर में होती है, तो E2 इक्वल टू KL2। यानी हमने क्या किया, इस स्विच को जो 2 से कनेक्टेड थी ले आके हमने 3 पर कनेक्ट कर दिया। अब 2 का कनेक्शन हट गया, तो यानी E1 सेल सर्किट से हट गया, E2 सेल सर्किट में जुड़ गया। और इसके लिए हम जॉकी से वायर पर स्लाइड करते हैं और संतुलन की लंबाई ज्ञात करते हैं, जिसपे हमारा गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखाए, यानी हमारे सेल से कोई धारा न ली जाए। इस प्रायोगिक सेल से कोई धारा नहीं ली जाएगी तो 0 रीडिंग दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। और फिर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में हम वायर की लेंथ यहां से पूरी लेंथ मेजर करेंगे और उसको हमने L2 कहा है, तो हम E इक्वल टू KL2 लिखेंगे। इक्वेशन 4 और 5 से हम कंपेरिजन कर लेंगे। E1 अपान E2 इक्वल टू KL1 अपान KL2, यानी K से K कट गया। E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। ये हमारा कंपेरिजन हो गया दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। L1 L2 मालूम है तो E1 और E2 का रेशियो भी मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से ये दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हमारे ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। और यहाँ क्या मेन पॉइंट है, EMF ऑफ ड्राइविंग सेल B, यानी हमारा जो लेड एक्यूमुलेटर है उसका EMF ऑफ ड्राइविंग सेल B शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन EMF ऑफ आइदर ऑफ टू सेल्स E1 एंड E2, अदरवाइज नल पॉइंट विल बी लाई बियॉन्ड एंड पॉइंट ऑफ वायर C। यानी ड्राइविंग बैटरी जो हमारा लेड एक्यूमुलेटर बैटरी B है, इसका EMF दोनों सेलों के EMF, ड्राइविंग बैटरी का EMF दोनों सेलों E1 और E2 के EMF से अधिक होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में शून्य विक्षेप प्रतिरोध तार AC के बिंदु C से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इस बैटरी B का EMF E1 और E2 दोनों के मान से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो ये विभवांतर है वो E1 और E2 से ज्यादा होगा। A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 और E2 से ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर लेसर है तो E1 और E2 ये C से बाहर चले जाएंगे, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा और कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम बैटरी लगभग 6 वोल्ट से ज्यादा की लेते हैं, लगभग 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की, ताकि हम कोई भी सेल ड्राई सेल यूज करना चाहें तो उसका 1.45 EMF होता है, 1.5 वोल्ट, और इसका कॉम्बिनेशन ले लें। हाँ, तो हम लगभग जो भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं उसका EMF निकाल सकें, तो इसलिए हम लगभग 6 वोल्ट से ऊपर की बैटरी लेते हैं। तो इससे हमारा जो
पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम कम वोल्ट की बैटरी लेते हैं तो किसी सेल का ईएमएफ अधिक होने से शून्य विक्षेप की स्थिति प्रतिरोध तार के एसी के बिंदु सी से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी किसी सेल के का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हम प्रायोगिक सेल लेंगे और जो आर दिखाया गया है स्मॉल आर, यह सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि इसके श्रेणी क्रम में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। और दूसरे सेल की जगह हम रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स लेंगे और उसको की कुंजी के से जोड़ देंगे और फिर बाकी सब वही रहेगा। यहाँ 2 वे की हटा देंगे, हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे और ये हमने एक सिंगल की K1 ले रखा है। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट फिर से बन गया। इसमें ईएमएफ ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है श्रेणी क्रम में और साथ ही साथ रेजिस्टेंस बॉक्स की के साथ जुड़ा हुआ है और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। पहले केस में हम क्या करेंगे कि K1 की हटा देंगे तो ये हमारा सर्किट इनएक्टिव हो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स इनएक्टिव हो जाएगा। लेट ई बी द सेल व्हिच इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज टू बी डिटरमिन्ड और इट इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी माना सेल ई के आंतरिक प्रतिरोध आर की गणना करनी है। वी कनेक्ट सेल विथ रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी with key K1 and then connect this into potentiometer through a galvanometer, यानी हम बैटरी को रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं और की के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर जो 2 एंड मिले हमारे इनको हम अपने पोटेंशियोमीटर में इसको ए से कनेक्ट करेंगे और इस वाले एंड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से सेल को प्रतिरोध बॉक्स के साथ कुंजी K1 से जोड़कर हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। Now key K1 is kept open so no current flows through E and R. Now key K1 is kept open so no current flow through E and R. Jockey is slided and null point is obtained. We get null point at length L1 से। अब कुंजी K1 को खुला रखते हैं तथा जॉकी की कुंजी K1 को खुला रखते हैं। कुंजी K1 को खुला रखने से ये सर्किट जो रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें लगा हुआ है ये इनएक्टिव हो जाएगा, केवल सेल गैल्वेनोमीटर से जुड़ा रहेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, नल पोजीशन प्राप्त करेंगे जॉकी के थ्रू। नल पोजीशन की लंबाई हम मान लेते हैं L1 हमने प्राप्त की। इस केस में हम सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे हैं। इस केस में हम सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे हैं जब कुंजी K1 हम हटाए हुए हैं और ये सर्किट इनएक्टिव है। तो इस केस में हम सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे हैं। E = K L1 आएगा। चूंकि कुंजी K1 को खुला रखने पर सेल E से कोई धारा नहीं ली जा रही है, अतः लंबाई L1 सेल के ईएमएफ को संतुलित करती है। E = K L1। इक्वेशन 6। आफ्टर दैट की K1 is closed, current starts flowing through E and R. When we close key K1, current starts flowing through E and R. This current reduces the EMF to terminal voltage V of cell. This current reduces EMF to terminal voltage of cell V = E minus IR. Let balance point B is obtained at this situation is L2 centimeter. Then terminal voltage of cell, यानी इसके बाद कुंजी K1 को हम बंद कर देते हैं। K1 कुंजी को बंद करने से सेल से के परिपथ में धारा बहने लगती है और रेजिस्टेंस बॉक्स से धारा बहती है। अब सेल E का आंतरिक प्रतिरोध R है चूंकि, तो सेल का विद्युत वाहक बल में कमी आती है। कितना? V = E minus IR। इसलिए AJ की नई स्थिति सेल के टर्मिनल विभवांतर V को संतुलित करती है। यह लंबाई L2 हो तो V = K L2। तो हम सर्किट में देख लेंगे। हमने कुंजी K1 को क्लोज किया तो ये जो बैटरी है इससे करंट फ्लो होना शुरू हुई। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने एक प्रतिरोध R सेट कर रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स में एक प्लग निकाला है जिसका प्रतिरोध R है और फिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू करंट इस सर्किट में ड्रॉ होने लगी। इससे सेल के टर्मिनल यानी सेल के ईएमएफ में कमी हुई और सेल का टर्मिनल विभवांतर निकल आया V = IR। ये विभवांतर इसके कारण गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन यहाँ नल दे रहा था उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर हम जॉकी से स्लाइड करके नल विक्षेप की स्थिति निकालेंगे। इस केस में चूंकि सेल से हमने करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो अब सेल का ईएमएफ ना निकल के सेल का
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल विभवांतर निकलेगा और उसको हम L2, तो इस तरह से V इक्वल टू के L2 हमारा निकल गया। और फिर हम इक्वेशन 6 और 7 दोनों से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इज, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। E और V दोनों की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल R ब्रैकेट में के L1 अपॉन के L2 माइनस 1 और R स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में के से के कट गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1, यही फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी बैटरी के सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। जो भी हमारा प्रायोगिक सेल E दिया है उसका आंतरिक प्रतिरोध इस फार्मूले की मदद से गणना कर सकते हैं। पहले केस में संतुलन की लंबाई है जब हमारा कुंजी K1 नहीं लगा है, और दूसरे केस में जब कुंजी K1 लगा हुआ है और सेल से हम धारा ले रहे हैं अपनी सेल से, इस केस में हमारा L2 संतुलन की लंबाई है। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज करके हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज वैल्यू ऑफ के पोटेंशियल ग्रेडियंट के इन 2 वे, यानी विभव मापी की सुग्रहिता 2 तरीके से बढ़ाई जाती है, अर्थात के को घटाना या कम करना, ये 2 तरीके से हो सकता है। बाई इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस वायर या और पोटेंशियोमीटर वायर, यानी प्रतिरोध तार की लंबाई या विभव मापी के तार की लंबाई हम L को बढ़ाकर विभव मापी की सुग्रहिता को बढ़ाते हैं, यानी ये प्रतिरोध तार की लंबाई L बढ़ाने से के का मान घटता है और सुग्रहिता या सेंसिटिविटी बढ़ती है। दूसरा तरीका, बाई रिड्यूसिंग करंट फ्रॉम ड्राइविंग बैटरी B विथ हेल्प ऑफ रियोस्टेट, यानी ड्राइविंग बैटरी B जो लेड एक्यूमुलेटर होता है हमारा सीसा संचायक सेल से बहने वाली धारा का मान धारा नियंत्रक रियोस्टेट द्वारा या करंट कंट्रोलर द्वारा कम करके धारा का मान कम करेंगे। इससे हमें हमारे जो विभव मापी की सुग्रहिता है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये इंक्रीज होती है। कंपैरिजन बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, विभव मापी और वोल्टमीटर की तुलना या उनमें अंतर। तो वोल्टमीटर हमारी डिवाइस है जिसकी सहायता से वोल्टेज मेजर किया जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और विभव मापी ईएमएफ भी मेजर करता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल विभवांतर दोनों मेजर करता है। तो इनकी तुलना या इसमें अंतर कैसे करेंगे। पोटेंशियोमीटर और एंड वोल्टमीटर बोथ आर यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर एंड voltmeter both are used to measure potential difference, but potentiometer gives more accurate result as potentiometer does not draw any current from cell while measuring or while measurement। यानी विभव मापी और वोल्टमीटर दोनों विभवांतर मापने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। विभवांतर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस विभव मापी और वोल्टमीटर दोनों की मदद से किया जाता है, परंतु विभव मापी वोल्टमीटर डिवाइस की तुलना में अधिक यथार्थ या सार्थक माप देता है, क्योंकि विभव मापी मापन करते समय सेल से कोई विद्युत धारा नहीं लेता है। विभव मापी सेल का ईएमएफ मेजर करते समय सेल से विद्युत धारा नहीं लेता, जबकि वोल्टमीटर सेल का ईएमएफ मेजर करते समय सेल से धारा लेता है। इसलिए विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में अधिक यथार्थ या सार्थक मान देता है। और भी जो डिफरेंसेस हैं उसकी चर्चा करते हैं। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, विभव मापी वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल मेथड, यानी विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। तो सारा इसमें कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं, सारी लेंथ मेजर करते हैं, वो नल या शून्य विक्षेप की स्थिति में ही लेते हैं पोटेंशियोमीटर में। जबकि इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, यानी वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, यानी यह विक्षेप विधि द्वारा आधारित है। जो हमारा वोल्टमीटर है वो निडल वाला वोल्टमीटर है, तो उसमें जब भी हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा। उस डिफ्लेक्शन को हम पढ़ के बता पाते हैं कि पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस, इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ बिकॉज पोटेंशियोमीटर गिव्स accurate value of EMF because it does not draw any current from cell or circuit
while measuring EMF। सेल के विद्युत वाहक बल की यथार्थ मान देता है। पोटेंशियोमीटर सेल के विद्युत वाहक बल की यथार्थ माप देता है, क्योंकि यह विद्युत वाहक बल मापते समय सेल से कोई धारा नहीं लेता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापते समय सेल से कोई धारा नहीं लेता, क्योंकि यह शून्य विक्षेप मेथड पर आधारित है, तो सेल से कोई धारा नहीं लेगा और सेल का ईएमएफ मेजर कर देता है। While voltmeter does not give accurate value of EMF because it draws some current from cell, hence it reads slightly less than actual EMF। यानी हमारा जो वोल्टमीटर है यह सेल के ईएमएफ का यथार्थ मान नहीं देता, क्योंकि यह विभवांतर मापते समय सेल से धारा लेता है। नेक्स्ट डिफरेंस, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर becomes infinite while measuring EMF। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर becomes infinite while measuring EMF, यानी मापन करते समय विभव मापी के तार का प्रतिरोध अनंत होता है। इस कारण से हमारा जो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग है वो मोर एक्यूरेट मिलेगी। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई बट नॉट इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई बट नॉट इनफाइनाइट, यानी वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है परंतु अनंत नहीं होता। तो इस तरह से हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो आदर्श वोल्टमीटर की कंडीशन फॉलो करता है। आदर्श वोल्टमीटर का यानी आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए। तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो एज ए आदर्श आइडियल वोल्टमीटर काम कर रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है वाइल मेजरमेंट, बट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज वेरी हाई बट इट इज नॉट इनफाइनाइट। तो ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है वोल्टमीटर हमारा, और पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर या आदर्श वोल्टमीटर होता है। इट कैन बी यूज्ड, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट, EMF मेजरमेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मेजरमेंट, एंड इट इज नॉट पोर्टेबल। यानी हमारे पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के कई तरह के उपयोग होते हैं और यह पोर्टेबल आसानी से नहीं है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकते। जबकि वोल्टमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, यानी यह केवल विभवांतर ही मापता है वोल्टमीटर, और एंड इट इज पोर्टेबल इजिली, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाते हैं और ले जाया जा सकता है। बहुत छोटी डिवाइस होती है और हमारा पोटेंशियोमीटर बड़ा डिवाइस होता है, इसलिए आसानी से ये पोर्टेबल नहीं है। तो ये पोर्टेबिलिटी का डिफरेंस है। और हमारे पोटेंशियोमीटर के वेरियस पर्पजेस होते हैं, तो इसकी पोटेंशियल विभव मापी की सहायता से कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जबकि वोल्टमीटर की सहायता से केवल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर का प्रतिरोध अनंत होने के कारण ये आदर्श वोल्टमीटर की भांति काम करता है, जबकि वोल्टमीटर हमारा आदर्श वोल्टमीटर कभी नहीं बनता। और साथ ही साथ हमारा जो विभव मापी है ये सेल का ईएमएफ की एक्यूरेट वैल्यू या यथार्थ मान देता है, जबकि वोल्टमीटर सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मापता है जो कि ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है। और पोटेंशियोमीटर हमेशा शून्य विक्षेप पर आधारित है, जबकि वोल्टमीटर हमारा इसमें डिफ्लेक्शन चाहिए, तभी हम मेजर्ड वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। दो सेल हमारे ये सेल जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। 2 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा प्रदान करते हैं। ये रेजिस्टेंस है जो 2 ओम वैल्यू का है। इसमें करंट I1 इस सेल से ड्रा होती है, करंट I2 दूसरे सेल से ड्रा होती है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल 2.05 एंड 2.15 वोल्ट हैं। 2.05 एंड 2.15 वोल्ट हैं और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 ओम, 0.05 ओम एंड 0.04 ओम है। और हमें कैलकुलेट करना है सेल की धारा यानी करंट ड्रा फ्रॉम सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हमें ज्ञात करना है। प्रत्येक सेल की धारा और विभवांतर ईएमएफ दिए हुए हैं, हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें करंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। हमारा 2.05 वोल्ट का सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 ओम, 2.15 वोल्ट का ईएमएस हमारा सेल है
और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.404 ओम है और ये 2 ओम से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। तो पहले सेल से हम धारा I1 लेते हैं, दूसरे सेल से I2, और यहाँ आके धारा हमारी जो है I1 प्लस I2 हो जाती है, जो कि 2 ओम के प्रतिरोध में बहती है, और फिर यहाँ पर आके धारा I2 और I1 दोनों में डिवाइड हो जाती है और सेल से बहती है। तो इस तरह से हम इसमें 2 लूप आ गए। पहले लूप में हम कंसीडर करेंगे ABCDEFA। इस वाले सर्किट में हम ये यहाँ का इतना पार्ट हम भूल जाते हैं। तो क्या कैसे कंसीडर करेंगे, यहाँ से चलेंगे हम। यहाँ पर पहले प्रतिरोध हमारा मिला 2 और इसमें करंट कितनी I1 प्लस I2, 2 I1 प्लस I2 प्लस दूसरा रेजिस्टेंस हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिला 0.05 इंटू I1, 0.05 इंटू I1 इक्वल टू हमारा EMF। चूंकि हम इधर से चल रहे हैं, करंट सेल के निगेटिव टर्मिनल में मिल गई, करंट सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, इसलिए हमारा EMF पॉजिटिव होगा, 2.05 पॉजिटिव हो गया। और इसको हम फिर रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, और ये हमारा इसी तरह से नेक्स्ट सर्किट में BCDEB में हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। फिर यहीं से चलते हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, I1 प्लस I2 करंट है, तो 2 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 0.0 ये इधर आएंगे, तो I2 करंट फ्लो हो रही है हमारे सेल में, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 ओम है, 0.04 इंटू I2 इक्वल टू EMF ऑफ सेल। और यहां भी हम देख रहे हैं हमारी करंट I2 सेल के नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, तो इसका मतलब जो सेल का EMF है वो हम पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा 2.15 पॉजिटिव हो गया, और फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे। 2 इक्वेशन हमें I1 और I2 के मध्य मिले। अब इन दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर I1 की वैल्यू हमें -0.6483 एम्पियर मिली, और I2 की वैल्यू 1.6896 एम्पियर मिली। और यहाँ माइनस I1 का आने का मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने मानी थी उसके रिवर्स करंट बह रही है। करंट की डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में माने थे, और करंट रिवर्स डायरेक्शन B to A बह रही है, तो इसका ये सेंस है। और I1 प्लस I2 हम निकाल लेंगे। I1 प्लस I2 हमारा आ जाएगा 1.0412 एम्पियर। इतने एम्पियर की करंट हमारी दोनों जो है 2 ओम जो हमारा प्रतिरोध है उसके थ्रू बह रही है। तो 2 ओम के थ्रू वोल्टेज कितना आएगा, I1 प्लस I2 करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इसकी गणना कर लेंगे। I1 प्लस I2 हमारी कुल करंट कितनी है, 1.0412 इंटू 2, तो ये 2.0824 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस। 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस 2.0824 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से संयोजन के आर पार विभवांतर, यही चीज कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है। संयोजन के आर पार विभवांतर V माइनस I1 इंटू आर। V हमारा 2.05 माइनस, और I1 माइनस में है 0.6483 एम्पियर इंटू R 0.05 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको कैपिटल R नहीं स्मॉल r से लिखना चाहिए था। 2.05 माइनस हमारी करंट, ये पोटेंशियल आ गया, और ये ऐड हो जाएगा 2.0826 वोल्ट हमारा लगभग वही वोल्टेज आया। ये बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और हमें धाराएं निकालनी थी, तो करंट की वैल्यू हमने निकाल ली कुल, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी 2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है ये निकाल लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। यहाँ एक फिगर दिखाया हुआ है, सर्किट ड्रॉ किया गया है। सर्किट में सेलों के विद्युत वाहक बल यानी EMF 4 वोल्ट एंड 3.8 वोल्ट, 2 सेल having EMF 4 volt and 3.8 volt and internal resistances are 1 ohm and 2 ohm. Then calculate current I1, I2 and I3 shown here. Current I1 draws from 4 volt cell and current I2 draws from 3.8 volt. यानी 4 वोल्ट के EMF वाले सेल से I1 करंट ड्रा होती है, और 3.8 वोल्ट के EMF वाले सेल से I2 करंट ड्रा होती है। ये आके यहाँ मिलके I3 बन जाती है। इसका मतलब I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, और फिर ये 6 ओम के प्रतिरोध से बहती है, और फिर यहाँ जाके I1
और I2 में ब्रेक हो जाती है। तो हम यहाँ पर I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और फिर हम क्लोज्ड लूप DAGHBCD इस वाले लूप में हम कंसीडर करेंगे पहले। तो ये लूप हमारा हो गया। ये सर्किट इनएक्टिव है हमारा इस समय। इस लूप की ही बात करेंगे। इस लूप में हमारा बढ़ते हैं, पहले 6 ओम है, 6 इंटू I3 और फिर कोई नहीं है। हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर चूंकि करंट I1 है तो 6I3 प्लस 1 ओम इंटू I1 करंट है इसमें, इसलिए 1 ओम इंटू I1 इक्वल टू, चूंकि करंट हमारा सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है तो इसलिए सेल के निगेटिव टर्मिनल से इंटर करने के कारण सेल का ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा। इस तरह से 6I3 प्लस I1 इक्वल टू 4। इसी तरह से दूसरे क्लोज लूप में EFBHGA इस वाले लूप में लेंगे, या EAGHBF इस वाले लूप में लेंगे। इस वाले लूप में हमारा 6 ओम पहले लेंगे। 6 ओम के थ्रू करंट I3, तो 6I3 प्लस, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम और करंट I2, तो 2I2 हो गया। और फिर सेल्स के निगेटिव टर्मिनल से हमारी करंट प्रवेश कर रही है I2, तो इसलिए हमारा ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा। और फिर ये दोनों इक्वेशन मिल गए। इसमें हम I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 रखेंगे। पहले I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 रखने से ये हमारे दोनों इक्वेशन I1 और I2 में मिल गए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू 0.46 एम्पियर और I2 की वैल्यू 0.13 एम्पियर, और I3 निकालनी थी टोटल करंट, I1 I2 I3 निकालना था तीनों, तो I1 और I2 निकल गया। I3 दोनों का सम है 0.59 एम्पियर। इस तरह से तीनों करंट हमारी I1 I2 और I3 मिल गई।